और चलते हैं कोलकाता, जहां पर ममता की महारैली चल रही है। सुनते हैं। आपस में मिल रहे करेला, नीम पे करेला, लोग त्राहिमाम स्थिति में, और उसके बाद रही सही कसर थी। वैसे तो बहुत सारे कांड हुए, किसानों की मांग, आज तक किसान जिस तरह से तड़प रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोल चुके हैं। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, मजदूरों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। आप छुपाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं हैं? दो तीन ही तो सवाल है। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एक राफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया है, देश को घाटा हुआ है। तीन सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया, जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा, और उसको 1600 करोड़ में कैसे गया एक एक जहाज? और एक और, हमारे पास देश की इतनी अच्छी कंपनी है HAL, जिसे सुखोई तक बनाने का, उसको सुखोई तक जो बना सकता है, जो तो कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की मेगा रैली चल रही है और आप शत्रुघ्न सिन्हा को सुन रहे थे, जो बीजेपी के बागी नेता हैं। मेगा रैली में 20 विपक्षी नेताओं का जमघट भी लगा हुआ है। अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस मंच के जरिए इन नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अरुण शौरी, हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार के शासन को निरंकुश करार दिया और कई आरोप लगाए। एक ही काम है, ममता जी से मैं कहना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज देश की पूरी आजादी, सारी कुर्बानी, सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह तक, सबकी सब कुर्बानी मिटने वाली है। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, CBI हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। इस देश के संविधान के लिए आपने जो ये जन सैलाब बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को, उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और यह कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का हिस्सा हूं, और हर कश्मीरी, वो लद्दाख से हो, जम्मू से हो, इस देश के साथ रहना चाहता है। भावना से इस उद्देश्य के आगे चले तब ये होगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि नहीं साहब, अगर मेरी 45 सीट आती हैं, उसकी 40 सीट आती हैं, तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो फिर देखिए ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी,
कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए एक लक्ष्य और एक प्रण। और दूसरी बात यह है कि मोदी से तो, और ये मैं इसी पर खत्म करूंगा कि मोदी से और ये मोदी शाह जो है, शाह मोदी जो है, इससे तो लोगों का एतबार उतर गया है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। नरेंद्र मोदी सूरत के हजीरा में L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश को समर्पित किया। वो यहां बने युद्ध टैंक पर भी सवार हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे पीएम मोदी अपनी मां के साथ वक्त गुजारा उन्होंने और उनका हालचाल जाना। साथ ही प्रधानमंत्री ने घर के बाकी सदस्यों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया आज पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कटारिया ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर सदन और सड़क दोनों पर घेरेंगे। बनने के बाद में गुलाबचंद कटारिया पहली बार उदयपुर आए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गुलाबचंद कटारिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस समय हमारे साथ में कटारिया जी मौजूद है। कटारिया जी, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको दी गई है। देखो, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट मिलता है उसका पूरा सम्मान करते हुए प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी मिली है वो जनता के हर हित के लिए सदन में भी उनकी समस्याओं के लिए जूझेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर भी उनकी समस्या के हल के लिए प्रयत्न करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस को ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि उनको बहुत कुछ दे दिया। केवल 0.5% वोट अधिक मिला है और जो वादे उन्होंने किए हैं कि 100 दिन में हम सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ऐसे कई विषय हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। और एक तरह से दिल्ली ने 10% का सवर्णों को आरक्षण दे दिया। हिंदुस्तान के कई राज्यों ने भी अपनी सहमति जाहिर करके वहां भी दे दिया। अब हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार भी सवर्णों को 10% का जो आरक्षण दिया है शिक्षा में और नौकरी में, वो तुरंत बिल पास हो जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्वर्ण हैं जरूर, लेकिन गरीबी के कारण से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ मिले। और भी कई जो जन समस्याएं, स्वाइन फ्लू है, आप इस समय आपदा के अंदर विभिन्न जगह में पाला गिरा है, कुछ भी तो रोज विधानसभा के फ्लोर पर भी उठाएंगे और उसके बाद जनता के बीच में भी आकर के, क्योंकि किसानों के कर्जे वाला जो है वो हम पार्टी और हम दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम प्रत्येक विधानसभा में भी विरोध जाहिर करेंगे और जिला हेडक्वार्टर पर गिरफ्तारी का आंदोलन पार्टी तय कर रही है। वो जैसी तारीख देंगे उसके हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। सदन के शुरुआती दिन काफी तीखी नोकझोंक वाले रहे। देखो, स्वाभाविक है, हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने 10 दिन का, हमने उनको कहा नहीं था, सौगंध दिलाए नहीं थे कि आप ये घोषणा करो कि 10 दिन में सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। एक तरह से आपने जनता को धोखा दिया। 10 दिन के बजाय 1 महीना 2 दिन हो गया। आज की तारीख में जो आदेश आपने दिया है वो इस तरह से लंघनपुंज है कि उससे कुछ भी किसान को नहीं मिलेगा और न किसान को अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कितने किसानों को फायदा मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा, जो अपने आप में स्पष्ट नहीं। उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख दिया कि अगर वो देंगे तो हम माफ कर दें, तो ये अपने घोषणा पत्र में लिख देते हैं ना, हम एक पत्र लिखेंगे और वो अगर देंगे तो हम माफ कर देंगे। इस सत्र में आगामी दिनों के लिए बीजेपी क्या तैयारी है? बीजेपी ये सारे विषय हैं जिन विषयों को हम उठाएंगे। अब 3 दिन और हाउस चलेगा, 21, 22, 23 को, उसमें उन सारी समस्याओं को उठाएंगे जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं। देखिए, तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए और जो मुद्दे अभी गुलाबचंद कटारिया ने गिनाए उन सभी मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। अभी गर्मी का मौसम आया भी नहीं है कि उससे पहले ही पेयजल संकट के आसार जताए जा रहे हैं। बीसलपुर बांध में घटते जलस्तर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये प्यास है बड़ी,
गर्मियों में गहराएगा जल संकट। सूखता बीसलपुर, बढ़ती किल्लत, टैंकर के सहारे पानी सप्लाई। आधे घर भर लेते हैं, आधे रह जाते हैं, अभी आधे प्यासे रह जाएंगे हम। अभी तो सर्दियों का सीजन है, अभी से ये हाल है तो गर्मी में कैसा गदर मचेगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जल ही जीवन है और जल पर ऐसी जंग तो लाजमी है। प्यास बुझानी है तो पानी पीने के लिए मशक्कत करनी ही पड़ेगी, और ये मशक्कत गर्मी में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार गर्मियों में पेयजल संकट गहरा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, सामने आ रहे आंकड़ों से ये संकेत मिले हैं। बीसलपुर बांध के पानी में कमी आई है। एक दशक बाद बीसलपुर में पानी खत्म होने के कागार पर पहुंच गया है, जिससे गर्मियों में पानी की किल्लत के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच PHED विभाग के अधिकारी बड़े वादे और दावे भी कर रहे हैं। उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन आंकड़ों को समझिए जो पेयजल संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। बीसलपुर बांध का घटता जलस्तर। बीसलपुर में सिर्फ 9 TMC पानी का दावा। 8 TMC पानी की होती है सप्लाई। जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर में सप्लाई। पानी सप्लाई के लिए पुराने 279 ट्यूबवेल किए गए तैयार। इन ट्यूबवेल से 40 MLD पानी मिलने की थी संभावना, लेकिन शुरुआती चरण में फ्लॉप हो गई योजना। हालांकि गर्मी के सीजन में होने वाली पेयजल समस्या को देखते हुए PHED विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। जयपुर की प्यास बुझाने के लिए निजी टैंकरों से समझौता किया जा रहा है। इसके साथ ही 453 नए ट्यूबवेल को भी स्वीकृति दी गई है। करोड़ की लागत के लगभग 453 ट्यूबवेल, जिनमें कुछ 200 mm के, कुछ 150 mm के, जो टेल एंड में पानी नहीं पहुंच रहा है, उनके लिए वो ट्यूबवेल खोदे जाएंगे और इनकी स्वीकृति भी लगभग जल्दी ही हो जाएगी। प्राइवेट सोर्सेज भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां से हम गर्मियों के अंदर टैंकरों के माध्यम से पानी ले सकेंगे, और इससे भी करीब बीसलपुर में 5 से लेकर 7 MLD पानी की बचत होगी हमारे। संकट का समाधान तो ठीक है, लेकिन पिछले 6 महीनों से PHED विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही तैयारियों में जुटे हैं। हकीकत के धरातल पे तो ये फिलहाल हवा हवाई है। सच्चाई तो ये है कि पानी की प्रॉब्लम्स पर लोगों की परेशानी तो बढ़ाई है। राजस्थान में जल संकट के नाम पर अजब गजब का खेल चल रहा है। पहले तो नए और पुराने ट्यूबवेलों को चालू करने की कोशिश की गई, अब निजी टैंकरों द्वारा जलदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई की योजना तैयार की गई है। जलदाय विभाग की इन योजनाओं में पानी की तरफ पैसा बहाए जाने से जलदाय विभाग के अधिकारियों की प्यास जरूर बुझ रही है। कैमरा पर्सन घनश्याम शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।